नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की दो खबरों के बारे में बखबर में बातचीत करना चाहते हैं। एक तो ये कि किसान आंदोलन फिर सड़क पर है। कह सकते हैं कि किसान तो सड़क पर ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है। अभी अभी की बात है कि मध्य प्रदेश के सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी सड़क पर आ गए। किसी आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपने सभी निगम मंडलों के अध्यक्षों को, उपाध्यक्षों को, प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी को पदों से हटा दिया है। इसका मतलब कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नई नियुक्तियां होंगी। एक तरफ किसान सड़क पर है, दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ के चलते, समीकरण के चलते मध्य प्रदेश के सभी निगम मंडलों के पदाधिकारी सड़क पर हैं। आज हम इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे एक साथ। दरअसल हाल ही में खबर आई कि मध्य प्रदेश की सियासत के हिसाब से, खासतौर से सत्ता पक्ष की सियासत के लिहाज से बड़ा फैसला है। बात करेंगे सड़क पर 2 साल बाद किसान क्यों आए हैं। इस बार उनकी 2 बड़ी मांगे हैं। वैसे तो मांगे बहुत सारी हैं, लगभग 10 मांगे जिस पर वो आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करने वाले किसानों में पंजाब हरियाणा की हिस्सेदारी ज़्यादा है। आखिर पंजाब और हरियाणा से किसान आंदोलन क्यों करते हैं? वजह यह क्योंकि ये दोनों राज्य किसानी के मामले में देश में अग्रणी हैं, लेकिन आंदोलन की बात करें तो इस पर भी अग्रणी हैं। देश के बाकी किसान पीछे, हरियाणा पंजाब के आगे। सियासत क्या कहती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूत्र क्या कहते हैं, इस आंदोलन के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। पिछले आंदोलन में जो सफलता मिली थी उसने बता दिया कि किसान एक बड़ी ताकत है और मोदी सरकार को भी वो झुका सकते हैं। इस बार क्या होगा? आंदोलन सफल होगा? सरकार किसानों से भिड़ेगी या नहीं भिड़ेगी? इस पर विस्तार से बात चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत तोमर जी आपके साथ करना चाहते हैं कि किसान अन्नदाता है। कई मुद्दों पर अगर हम बात करें तो किसान बहुत सारे मामले में वो उन किसानों के साथ, माफ़ी के साथ, जो अच्छी किस्म की खेती कर रहे हैं, रासायनिक खाद से बच रहे हैं, गाय और भैंस को इंजेक्शन ला के दूध नहीं निकाल रहे हैं, एक एक कुंटल की खेती पर 3-3 कुंटल खाद नहीं मिला रहे हैं, उनसे माफ़ी के साथ कई बार हम किसानों को कसाई भी कहते हैं। आज इस पर आपकी बातचीत की। आखिर ये किसान आंदोलन देश की राजनीति को किधर लेके जा रहा है? केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये हर साल 2 साल में क्यों विवाद हो जाता है? आपकी राय, क्योंकि एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, लेकिन सारे किसानों के सभी कर्जे माफ़ किए जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये कितना मानी है, कितना बेमानी है? आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तोमर जी। राघवेंद्र जी, लंबा समय हो गया जब केंद्र सरकार ने ये दावा और वादा किया था कि अगले 10 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, और ये हकीकत में संभव हो नहीं पाया। और साथ ही स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसको भी काफी लंबा समय हो गया, जिससे ये सिफारिश की थी कि लागत मूल्य के साथ साथ उसको 1.5 गुना उसमें जोड़कर किसान को मुनाफा मिलना चाहिए। तो वो आयोग की सिफारिश भी नहीं लागू हुई। एमएसपी का मसला है, हम सबको मालूम ही है कि पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अंततः केंद्र सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े, और इस तरह से किसान आंदोलन से उसको समेटा गया। लेकिन किसानों की समस्याएं कहीं से भी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये ठीक बात है कि पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन करते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के तमाम अन्य प्रदेशों के किसान समस्या से ग्रस्त नहीं है, बल्कि ज्यादा ही समस्याएं। ये जरूर है कि जो किसान संगठन है, किसान यूनियन है, वो वहां पर संगठित है, और दिल्ली में डेरा डालने की क्या तरकीब हो सकती है वो सब सीख गए हैं। चाहे वो हरियाणा के जाट किसान हो या पंजाब के सिख किसान हो, उनकी अपनी एक इस तरह की संगठित रणनीति है जो अंततः सरकार को झुकने के लिए बाध्य करती है। लेकिन अन्य सभी जगह पे अगर किसान अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं तो उन्हें ये बंदोबस्त करके जाना पड़ता है कि खेत में पानी कौन देगा, और जो मवेशी है उनको चारा कौन डालेगा,
तो ये सारी समस्याएं वहां भी हरियाणा और पंजाब में भी हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तरकीबें निकाल ली हैं। अन्यथा तो बड़ा मुश्किल होता है इतने समय, लंबे समय तक आंदोलन करना और वहां पे टिके रहना। जी। किसानों की ये जो मांगे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के ही किसानों की मांगे हैं एक तरह से। हाँ, उसकी पहल जरूर हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं। जी। जयंत जी, इस बार जो किरदार हैं वो बदले हुए हैं। पिछली बार के किसान आंदोलन में जो किरदार थे, जो लीडर थे, वो अलग थे। इस बार पूरी टीम बदली हुई नजर आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछली बार के जो किसान नेता हैं वो इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये आंदोलन पिछले आंदोलन से कितना अलग है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो किसान बिल का मामला था। इस बात से लोग कितना इत्तेफाक रखेंगे, कितनी सहमत होंगे कि सारे कर्जे माफ किए जाएं, ये कितना उचित है, अनुचित है, इस पर भी बात हो। क्योंकि किसान जायज़ मांग करेगा तो देश उनके साथ है, और जायज़ मांग नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो उनकी आलोचना का शिकार भी होगा, क्योंकि अन्नदाता है, देश में उसकी प्रतिष्ठा है। अगर अन्नदाता हड़ताल कर दे तो फिर देश के लोग रोटी नहीं खा सकते। ये बड़ी बात है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रमेश जी भी हैं। रमेश सिंह जी, इस बार के आंदोलन को आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले का आंदोलन है, इसमें कोई शक नहीं कि एमएसपी तय होनी चाहिए किसान के उत्पाद की। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी सरकार को अमल करना चाहिए, ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन सड़कें जाम कर देना, देश को अव्यवस्थित कर देना, इस पर गाहे बगाहे ये बात भी आती कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे पिछले बार के आंदोलन की बात करें तो कनाडा की सरकार की इसमें रुचि थी। ये भी बात निकल के आती थी कि आईएसआई मदद करती है, पाकिस्तान मदद करता है, अमेरिका ने भी उसमें इंटरवीन किया था किसान आंदोलन को लेकर। और अब तो जर्मनी के किसान भी सड़कों पर उतर आए थे, और भारतीय किसानों की तरह उन्होंने भी सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके जाम की स्थिति कर दी थी। तो भारत के किसान आंदोलन को एक तरह से लोग कॉपी कर रहे हैं, दुनिया में जर्मनी कॉपी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि देश के किसान कितना सही है, कितना गलत है, आपकी राय रमेश जी? देखिए राघवन जी, पिछला जो किसान आंदोलन था उसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का बहुत बड़ा बोलबाला था। खासतौर से खालिस्तानी जो तत्व है उनने बहुत ज्यादा फंडिंग की थी। इसके सबूत बाद में आए भी थे। अच्छा, इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया था मोदी को अस्थिर करने के लिए। इसके भी सबूत आए थे। बहुत सारी ताकतों ने अपने एजेंडे जो जारी किए थे, उनकी पीडीएफ फाइल भी बाहर आ गई थी। तो इस बार ठीक चुनाव के पहले ये आंदोलन जो खड़ा हो रहा है, इसमें पहली बात तो ये कि पिछले जो किसान संगठन थे उसमें फूट पड़ गई है। तो अब दो किसान नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं। और अभी मैंने गुरराम सिंह चढ़ोनी का एक बयान सुना था, वो कह रहे थे कि ये हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें फूट तो है, लेकिन इसमें एजेंडा इसमें भी है। हालांकि जब एक बार आंदोलन हो गया तो दूसरी बार जब आंदोलन होता तो उसमें वो ताकत नहीं रहती। आंदोलन करने वालों के अंदर भी जो पोटेंशियल पावर होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो ये आंदोलन एक एजेंडे के तहत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये आंदोलन कितना जायज है, तो राघवन जी किसानों की बहुत सारी समस्याएं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं खेती किसानी वाला आदमी हूँ, गांव पे रहता हूँ, तो इसमें मैंने इसको बहुत गहराई से देखा है कि मैं आपको वो विश्लेषण करता हूँ कि पहले किसान बहुत ज्यादा सुखी था। कारण कि खेती से जो कमाता था उसके साथ साथ पशुपालन भी करता था। ज्यादातर किसानों के पास कृषि के अलावा पशुपालन एक उद्योग के रूप में हर किसान के पास, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो दूध बेचता था, घी बेचता था। तो वो दो अर्थव्यवस्थाएं चलती थी। अब क्या हुआ है कि किसान ने एक अर्थव्यवस्था पे आश्रित हो गया है, पशुपालन लगभग बंद कर दिया है। इसके बाद किसानों के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। टेलीविजन हो गया है, मोटरसाइकिलें हो गई है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना है। अच्छा, कृषि उस जमाने में राघवन जी कृषि अर्थव्यवस्था देश की मुख्य अर्थव्यवस्था थी। अब कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ कम से कम अगर भारत में देखो तो हजारों अर्थव्यवस्थाएं होंगी। जैसे पहले किसान बीमार होता था, सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता था, आज प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता है। तो किसान की जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसकी आय वहीं की वहीं है। उसकी वजह यह है कि वो उसकी कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ
कोई समानांतर अर्थव्यवस्था नहीं है। एमएसपी का जहां तक सवाल है तो पहले भी लागतें होती थी, लेकिन ये इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी, क्योंकि वो जो खर्च थे उनके वो बहुत कम थे। सरकार को किसानों की जो उत्पादन है, मैंने जो विश्लेषण किया वो ये है कि किसानों को बजाय एमएसपी देने के या ये करने के, सरकार इस पे एक व्यापक अभियान चलाए, देश को कई हिस्सों में बांट के उसमें सुनिश्चित करे कि यहाँ ये फसल पैदा होगी, फिर उसका औद्योगिक उत्पादन के साथ उस कृषि अर्थव्यवस्था को जोड़। रमेश जी, पूरे बाजार को कृषि की जो उत्पाद है उससे जोड़ने की जरूरत है। हम कई बार ये कहते हैं कि योगीराज जी, दरअसल किसानों को अनुदान मिलता है, रियायतें मिलती है, लेकिन उसका जो उत्पाद है वो सस्ती में बिकता है। कई बार ये भी बात होती है कि आप हमको सारी रियायतें बंद कर दो। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ते हैं बाजार के हिसाब से, वैसे ही गेहूं के दाम भी बाजार से जोड़ दिए जाएं। अब होता क्या है कि जैसा स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो रही है, उस हिसाब से गेहूं के उत्पाद का प्रति कुंटल 5,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन वो बिकता है 2,200, 2,300, 2,400, 3,000। लेकिन जब जिस तरह से जब खेत से फसल आती है बाजार में तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। तो सिर्फ गेहूं का मामला नहीं है, फिर दलहन की बात करें, हम तिलहन की बात करें, अगर इसको बाजार से जोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे बाजार ऊपर उठता है, क्योंकि किसान को सब चीज़ें महंगी मिलती हैं लेकिन उसके उत्पाद सस्ते बिकते हैं, तो यहीं से किसान की दिक्कत शुरू होती है। उसको पेट्रोल महंगा मिलता है, डीजल महंगा मिलता है, उसके बच्चों की पढ़ाई महंगी होती है, उसको बिजली जरूर रियायत पर मिलती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आप देखो कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दीजिए, आप जितनी भी कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बच्चों की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो तमाम उसको महंगी मिलती है। तो किसान परेशान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आंदोलन के मामले में ज़रूर सवाल खड़े होंगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन है। क्योंकि पंजाब हरियाणा अपनी जगह है, देश के बाकी किसान मुश्किलों में तो है, लेकिन इस तरह के आंदोलन की जो रूपरेखा हर 2 साल में तय हो रही है, इस पर जायज़ और नाजायज़ मांगों की बात करें, एक सवाल जरूर मुझे चुभ रहा है, वो ये कि किसानों के सारे कर्ज माफ़ किए जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? या तो किसानों को कर्ज मिलना बंद हो जाएंगे, या फिर सरकार दिवालिया हो जाएगी, कर्ज देगी और माफ़ करेगी। ये कैसे संभव है, आपकी राय? असल में राघवेंद्र जी है क्या कि किसानों को सर पे भी सरकारों ने चढ़ाया, अन्नदाता किसान सर पर चढ़ने लायक है, हाँ, क्योंकि वो देश को खाना देता है, लेकिन उसको बरगला अगर जाएगा, वो गैर वाजिब मांग करेगा, तो ये देश उनकी मदद करेगा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। देखिए राघवेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले 10-20 सालों में देखा जाए, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो सरकार और किसान खुद तय करें कि किसान माने कौन। अब आप यदि करोड़पति किसान को पैसा दोगे, करोड़पति किसान के कर्जे माफ़ करोगे, तो आम नागरिक में भी बहुत हैं जो बेचारे गरीब हैं, आप उनका भी कर्ज माफ़ करो। जो किसान धन्ना सेठ बने हुए हैं उनका कर्ज माफ़ क्यों होना चाहिए? एक बात ये। दूसरी बात ये है कि कर्ज किसान इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कई अपनी बिल्कुल जिनाइन समस्याएं हैं जो उनको उन समस्याओं का निपटारा होना ही चाहिए। लेकिन एक तो आप हर बार आंदोलन के आड़ में जो आप सड़कें जाम कर देते हैं, उससे चिढ़ छुटती है लोगों को परेशानी होती, उसको भी आपको समझना चाहिए। इस पूरे आंदोलनों में 2-3 बातें कही, जिसका एक बात का तो आपने जिक्र किया कि किसानों के सारे कर्ज माफ़ क्यों होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्यों सारे कर्ज माफ़ होने चाहिए? इससे कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है और कर्ज ना चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसान कर्ज ले लेते हैं, उनको पता है कि कोई सरकार आएगी, बैंक दिवाली होगी, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, आप कर्ज लीजिए और फिर उसको चुकाइए मत। तो ये तो किसानों के तो मन में ये भाव आ गया है कि अपन तो कर्ज लो और बैठ जाओ, कोई ना कोई सरकार आएगी वो कर्ज माफ कर देगी। तो किसानों ने कर्ज चुकाने की प्रवृत्ति छोड़ दी। बिल्कुल, उनके मन में ये है ही नहीं कि हमें कर्ज लेके चुकाना भी है। बिल्कुल, तो ये गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अब एक इस किसान आंदोलनों में देख रहा था कि साहब किसानों की पेंशन दी जाए, तो भैया किसान के कर्मचारी हैं क्या जो उनको पेंशन मिलना चाहिए? किस बात की पेंशन आपको मिलनी चाहिए? और मिलना चाहिए तो किसे पेंशन मिलना चाहिए? एक और इसमें आंदोलन में एक बात की थी साहब के लखीमपुर खीरी के किसानों को मुआवजा मिले, तो वो देश के बाकी किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए क्या? लखीमपुर खीरी चूंकि वहाँ एक मंत्री उसमें इन्वॉल्व था, वहाँ के किसानों के साथ वो जीप चढ़ा दी गई थी, तो आप ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो आप, बिल्कुल कहीं ना कहीं से आप संचालित हो रहे हो आप। एक बात और कह के मैं अपनी विराम दूंगा कि ये आंदोलन के लिए क्या आप वेट कर रहे थे कि चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव, और हम आंदोलन करने लग जाएंगे? इन 4 सालों के दौरान कितनी बार आपने सरकार से जाके बात की
कि साहब ये हमारी पुरानी मांगे थी, पुराना हमने आंदोलन वापस ले लिया था, अब आप इन पे विचार कर लें। चलिए, सरकार से भले ही वो बात करे ना करे, सरकार को उनके हित की चिंता करनी चाहिए जैसे दीगर कामों में वो करती सरकार। लेकिन सवाल यही है कि आप पेंशन कैसे देंगे? सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन बंद करने के मूड में है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि सांसद विधायकों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। तो पेंशन का तो मामले खत्म होने की स्थिति है, तो किसानों को और जो मजदूर उनको पेंशन कैसे मिलेगी, इस पर सवाल है। लेकिन हम इस चर्चा में दो रंग जोड़ना चाह रहे थे। चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक तो ये किसान आंदोलन है, दूसरा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सारे निगम मंडल भंग कर दिए हैं, उनकी जो नियुक्ति थी वो रद्द कर दी है। और ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा मामला बनकर उभरा है कि अभी तक शिवराज सरकार द्वारा जो निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाए गए थे, आज उसके लिए एक आदेश जारी हो गया है और उसके चलते सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में चाहे लोकसभा चुनाव के पहले या उसके बाद अब नई नियुक्तियां होंगी और जो अभी पदाधिकारी थे निगम मंडलों के वो सड़क पर आ गए। हमने चर्चा में कहा था कि अभी किसान सड़क पर है देश में, भाजपा मध्य प्रदेश के निगम मंडल के पदाधिकारी भी सड़क पर आ गए। इस पर भी जरूर चर्चा हो जाए कि आखिर ये क्या मसला है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के नए समीकरण बनेंगे और वो बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें वो गुटबाजी भी शुरू हो सकती है जो बीजेपी में शिवराज के गुट की बात होगी, कहीं डॉक्टर मोहन यादव के गुट की बात होगी। तो ये सब बातें भी मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगी। जयंत जी, अगर आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें किसान आंदोलन के साथ तो जरूर कुछ कह सकते हैं। जी राघवेंद्र जी, किसान आंदोलन के समर्थन में संबंध में जो बात योगी राज जी कह रहे थे वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि किसान कौन है और जरूरतमंद किसान कौन हो सकते हैं, उनकी भूमि की सीमा कितनी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ सरकार को उनकी मदद की आवश्यकता है, वो सिंचित है या सिंचित है जमीन, और ये सारी चीजें देखने के बाद निश्चित रूप से होना चाहिए कि कौन से किसान हैं जिनको वास्तव में सरकार की मदद की आवश्यकता है। सभी किसानों को तो नहीं माना जा सकता जिनके पास बड़ी जोत है, बड़ा रकबा है जी। लेकिन मंडी का सिस्टम अगर है तो किसानों को समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। आखिर ये बात क्यों आती है कि समर्थन मूल्य पर किसान की उपज का दाम नहीं मिल पाता है? और तो ये सारी चीजें हैं और सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इतना बड़ा वर्ग है, अन्यथा गांवों से पलायन हो ही रहा है और गांवों के पलायन पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे इसका मतलब है माना जाएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय एक जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे शहरीकरण बढ़े और उनके हिसाब से सारी चीजें चलें। और इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर दीर्घ दृष्टि नहीं है किसानों की जमीन पर तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कौन किसान है और ये इससे पहले क्यों नहीं ज्ञापन देते, मेमोरेंडम क्यों नहीं देते, इस पर भी विचार होना चाहिए। दरअसल अब बड़े किसान तो बचे नहीं हैं, जो बड़ी जोत है वो खत्म हो गई, क्योंकि एक किसान के परिवार में उसका बेटा, फिर उसके बच्चे, अब जोत तो छोटी होती चली गई है। लेकिन सवाल यही है कि किसान की उपज का मूल्य उसे मिलना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि इसको तो बाजार से, जैसे हमेशा कर्मचारियों का जो वेतन है उसको बाजार से जोड़ दिया गया है, बाकायदा हर 3 साल 5 साल में आयोग बनता है और वो सिफारिशें करता है और उनका वेतन बढ़ जाता है। उसी तरह से किसानों के जो उपज है उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के बारे में जो बड़ी खबर आई है इस पर भी आपकी टिप्पणी की, मध्य प्रदेश में निगम मंडलों के सारे पदाधिकारी हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, चर्चा शुरू होने के कुछ देर पहले ही आया। इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो जयंत जी जरूर करें, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में नए किस्म की सत्ताधारी दल के भीतर राजनीति शुरू होगी। ये चुनाव के पहले भी नियुक्ति हो सकती है और चुनाव के बाद भी। इस पर कोई आपकी राय? जी अरविंद जी, नए मुख्यमंत्री बने हैं तो वो अपने हिसाब से निगम मंडलों के अध्यक्षों की, पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे ही जो उनके विश्वास पात्र होंगे। हालांकि ये अभी तक तो नहीं समझ में आया है कि निगम मंडलों के अध्यक्ष को कितनी काम करने की छूट है और वो कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। बिल्कुल, इसके सब निगम मंडल है, उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। सब मंत्री तक कहते हैं कि हमको कोई पावर नहीं है, तो निगम मंडल के अध्यक्ष वाकई कुछ कर पाते हैं, उनका क्या बजट है? मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि जैसे निगम मंडलों के अध्यक्षों में तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए थे माखन सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। भंडार गृह निगम के अध्यक्ष
भंडारगृह निगम के अध्यक्ष राहुल लोधी, जन अभियान परिषद के विभाष उपाध्याय, महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान के भरत बैरागी, गोपालन पशु संवर्धन बोर्ड के अखिलेश्वरानंद गिरी, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के शिव नारायण चौबे, पाठ्य पुस्तक निगम के शैलेंद्र बरुआ, खादी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया, ऊर्जा विकास निगम के गिरिराज दंडोतिया, संत रविदास हस्तशिल्प के अध्यक्ष रणवीर जाटव, पशुधन कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव, बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, पर्यटन विकास निगम के विनोद गोटिया, इंदौर विकास प्राधिकरण के जयपाल चावड़ा, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सोनी। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। तो ये सब के सब पदाधिकारी अचानक, क्योंकि इनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है, ये बीच में अभी हट जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। आमतौर से ये तो होता है जब सरकार किसी दूसरे दल की आती है तो वो सबको हटा देता है, लेकिन जब एक ही दल की सरकार आती है तो वो सारे लोग कंटिन्यू करते जैसे अभी तक हो रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी के भीतर कोई गणित है। इस पर आने वाले दिनों में लोग चर्चा करेंगे। रमेश जी, कोई आपकी इस पर राय? किसान आंदोलन के साथ साथ मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला हुआ है, सारे निगम मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया है। ये मोहन सरकार का बड़ा फैसला। जी, मोहन यादव जी अपना एक, मेरे ख्याल से उनको केंद्र से ये हरी झंडी है कि एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर बनाया जाए, जिसमें मोहन यादव अपनी पूरी टीम को सरकार में लाना चाहते और पुराना सिस्टम को डिस्क्रेडिट करके उसे खत्म करना चाहते। अब मैं किसान जो आंदोलन है इस पर मैं आना चाहता हूँ जी। बहुत अभी एमएसपी का कहा जी, टाइम है कि आपके पास? जी बोले आप। जैसे अभी जैन जी ने कहा एमएसपी का, तो मैं आपको सरकारी नजरिए से बताऊं कि एमएसपी में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक बार अगर एमएसपी घोषित कर दी तो फिर ये किसान संगठन अगला आंदोलन इस बात के लिए करेंगे कि देश की पूरी कृषि उपज सरकार खरीदे। अगर सरकार पूरी कृषि उपज खरीदेगी तो पूरा रेवेन्यू, पूरा बजट इसमें जाएगा। सरकार देश चलाएगी कैसे? दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ राघवन जी कि ये जो किसान संगठन है, मैंने बहुत पहले से देख रहा हूँ कि ये मांगे तो करने आ जाते हैं, पॉपुलर मांगे करते, हमें एमएसपी दो, हमें पेंशन दो, हमें ये दो, कोई स्मार्ट योजना पेश नहीं करते। कि ये भी जानते हैं एमएसपी जब मांगते हैं ना राघवन जी, तो ये जानते हैं कि एमएसपी सरकार नहीं देगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक से मेल नहीं खाती। लेकिन ये कोई ऐसी स्मार्ट योजना पेश नहीं करते सरकार के सामने कि साहब आप ये कर दीजिए, इससे हमारी किसानों की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। समय की कमी है, इस पर फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन किसानों को जरूर इस पर जोर देना चाहिए कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करके गोबर खाद की तरफ जाएंगे और देश के लोगों को ऐसा उत्पादन देंगे जो उनके लिए सेहतमंद हो। अभी तो किसान अपने खेत में जहर पैदा कर रहा है, क्योंकि 1 कुंटल गेहूं पर लगभग 2.25 कुंटल खाद मिलाई जा रही है। ये हम गेहूं नहीं खा रहे हैं बल्कि खाद खा रहे हैं। ये एक बीमारी का बड़ा माध्यम है, बड़ा जरिया। लोग परेशान है, बीमारी की तरफ जा रहे हैं। योगीराज जी, आपकी राय? निगम मंडल पर कोई टिप्पणी आप करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष प्रहलाद भारती, राजकुमार कुशवाहा बीज निगम के अध्यक्ष, इसके साथ साथ जन अभियान परिषद के जितेंद्र जामदार, क्रिस्प के श्रीकांत पाटिल, ये बहुत सारे हैं। माटी कला बोर्ड के रामजाल प्रजापति, सत्येंद्र भूषण वन विकास निगम के, इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अध्यक्ष शतान सिंह पाल, ये सब जो है अब सड़क पर आ गए। आपकी राय? नहीं, इनमें से कुछ को तो सड़क पे आना ही चाहिए जी, क्योंकि क्या है कि शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम समय में कई ऐसे निगम मंडल बोर्ड गठित कर दिए जिसका कोई औचित्य नहीं था। अब वो सैन समाज की पंचायत बुलाई चुनने का एक सैन समाज का बोर्ड बना दिया। अब आपने बोला वो माटी कला बोर्ड का एक अध्यक्ष बना दिया। ये करते क्या है? माटी कला में होता क्या है? ये इनकी प्रासंगिकता है क्या? तो इनको क्यों ये बनाया जाना चाहिए? केवल इसलिए कि साहब आप चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हाउसिंग बोर्ड एक ठीक है, पर्यटन निगम ठीक है, गोपालन ठीक है, मतलब ये तो मैं अपने सजेशन है, तो सरकार समझती है, सरकार तय करेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको रखो। बाकी ये माटी कला और चर्म शिल्प कला और जाने कौन कौन सी कला ले आए। कुल मिलाकर आज की चर्चा हमारी किसानों पर थी, लेकिन चर्चा के साथ साथ जैसी चर्चा शुरू कर रहे थे तब ये खबर आई कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया, सारे निगम मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया। तो हमने इसको भी शामिल कर लिया ताकि दर्शक इस बात से भी रूबरू हो जाए कि देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर है, और मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं निगम के बोर्ड के, वो भी सड़क पर आ गए। सरकारें फैसला करेंगी, इनका भी पुनर्वास होगा, जो अभी हटाए गए हैं, कुछ नए भी आएंगे। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। चर्चा थोड़ी सी, हमने एक टिकट पर 2 फिल्में देखी है,
विषय एक था, 2 पर चर्चा हो गई है। तो तीनों को मेहमानों का, रमेश जी आपका साधुवाद, जैन जी आपका साधुवाद और योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।